हेलो फ्रेंड्स, दिस सी ए सूरज झुंझुनवाला। कैसे हो आप लोग? मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत बढ़िया हो, अपने अपने घरों में रह रहे हो, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान दे रहे हो, और मैं ये भी विश करता हूँ कि आप लोग सेफ रह रहे हो। और मैं भी बता दूँ, मैं भी बहुत बढ़िया हूँ, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान दे रहा हूँ और अपने घर पे रह रहा हूँ। इस वीडियो में बेसिकली मैं डिस्कस करने वाला हूँ ऑडिट का पेपर कैसे लिखना है, वेदर एट सीए इंटरमीडिएट लेवल और सीए फाइनल लेवल। तो आपका एग्ज़ाम अगर आप लिखने वाले हो कभी भी, आप नवंबर 20 में, चाहे मई 21 में, नवंबर 21 और सो वन, तो आपके लिए बहुत ही गुड न्यूज़ है ये वीडियो में। क्योंकि एक ऑडिट का पेपर हमेशा स्टूडेंट्स के लिए एक नाइटमेयर रहता है कि उसे अटेम्प्ट कैसे करना है। उसे पढ़ तो लेते हैं फिर भी एनी हाउ, बट उसे अटेम्प्ट कैसे करना है, उसे लिख के कैसे आना है, वो हमेशा स्टूडेंट्स के माइंड में एक क्वेश्चन होता है। सो लेट्स डिस्कस दैट। बिफोर आई रियली बिगिन, मैं एक चीज़ आपको बोल देना चाहता हूँ। यू माइट फाइंड इट वेरी फनी, बट ये होता है कि जब आप एग्ज़ाम में बैठते हो तो इट इज़ ऑलरेडी टू लेट। मतलब बहुत देर हो चुकी होती है। तो उस टाइम पे अगर आप ये सोचोगे कि मैं क्या कर सकता था, मैं क्या कर सकती थी, या मैंने क्या नहीं करा, चाहे मेरा क्या फ्यूचर होगा, मैं ऐसा पेपर लिखूंगा, अगर मेरा पेपर बिगड़ जाता तो क्या होगा। सो ये एक्सेट्रा एक्सेट्रा बहुत सारे थॉट्स आएंगे जो आपको सिचुएशन से अलग लेके जाएंगे। तो बट इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उस समय प्रेजेंट में रहो, क्योंकि वो 3 घंटा बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वही 3 घंटा आपका फ्यूचर डिसाइड करने वाला है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप 3 घंटे को बेस्ट यूटिलाइज करो। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं कि बहुत मेहनत करके वो 3 घंटे के पास पहुंचते हैं, बट वो 3 घंटे में इतना ज़्यादा वो नर्वस हो जाते हैं, उस 3 घंटे को इतना अच्छे से यूटिलाइज नहीं कर पाते, जिसके कारण उनकी पूरी मेहनत, उनकी पूरी 2 साल, 3 साल, 6 महीने, वो एक्सेट्रा, वो पूरी बर्बाद हो जाती है। सो ये एक जनरल टिप था फॉर ऑल योर लेवल ऑफ एग्जामिनेशन और फॉर ऑल योर सब्जेक्ट्स। अब चलो थोड़ा मैं जब मंत्रास बताऊं उससे पहले एक और चीज़ बता देता हूँ कि अपन ऑडिट का एक पेपर पैटर्न को समझ लेते हैं। तो ऑडिट का पेपर पैटर्न होता है 30 मार्क्स इज योर बेसिकली ऑब्जेक्टिव एंड 70 मार्क्स इज योर सब्जेक्टिव पोर्शन। तो 30 और 70 का रेशियो में डिवाइडेड होता है। तो 30 के लिए कुछ अपन मंत्रा डिस्कस करेंगे एंड रेस्ट 70 के लिए कुछ मंत्रा डिस्कस करने वाले। ओके, तो एमसीक्यूज इज इज माई फेवरेट। बेसिकली मेरा तो फेवरेट है एमसीक्यूज, क्योंकि उसमें कैश मार्क्स मिलते हैं। मतलब उसमें कहीं पे भी बायसनेस नहीं आ सकता, उसमें किसी का भी जजमेंट इन्वॉल्व नहीं होता। इधर इट इज़ करेक्ट और इट इज़ इनकरेक्ट, तो उसमें ट्रू मार्क्स मिलता है। बेसिकली अगर मुझे वो गलत भी होता है, अगर कोई एग्जामिनर उसमें मतलब नंबर नहीं भी दे रहा है, तो आई डोंट हैव अ रिग्रेट ऑन दैट। ओके, सो अब इसको डिस्कस करते हैं एमसीक्यूज कैसे अटेंड करना है। तो पहला मंत्र है, अरे पढ़ो तो सही। अरे पढ़ो तो सही मतलब आप क्वेश्चन को पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बहुत ही सिंपल सा एमसीक्यू होता है और उसे आप पढ़ते नहीं हो अच्छे से, और उसके कारण आप गलत अटेम्प्ट करते हो। एक सिंपल सा वर्ड होता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, वो एक नॉट वर्ड को आप लोग नहीं पढ़ते हो और आप ऐसे फटाफट में देख लेते हो विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, और उसके हिसाब से आप उसका आंसर टिक कर देते हो। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एमसीक्यू के क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो। देन सेकेंड मंत्रा इज, अरे देखो तो सही। मतलब जो भी आपके ऑप्शंस दिए हुए हैं सबको देखो। आपको हो सकता है कि आप क्वेश्चन पढ़े, आपको फर्स्ट ऑप्शन ही आपको सही लगे, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप सारे ऑप्शंस को एक बार देख लो कि आपको सारे ऑप्शंस, बाकी सारे ऑप्शंस गलत लगने चाहिए और एक सही लगने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको जो फर्स्ट देखा और आपको वो सही लग रहा है, आपने उसी को टिक कर दिया। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि कई बारी आपको कुछ क्लिक नहीं कर रहा हो और आपने फर्स्ट ऑप्शन देख के जो टिक किया दैट मे बी इनकरेक्ट। ठीक है, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप चारों ऑप्शन को देखो, वट एवर ऑप्शन इज गिवन। तो ये हो गया अरे देखो तो सही। उसके बाद थर्ड मंत्र आता है, अरे निकालो तो सही। मतलब आपका कई बार होगा कि आपको आंसर नहीं पता है, ठीक है, आपका 4 ऑप्शन है, आपको आंसर नहीं पता है, बट आपको मतलब ऐसा भी नहीं कि पूरा नहीं पता, आप मतलब 50-50 टाइप्स पता है। तो उस केस में आप रिवर्स जाओ। इंस्टेड ऑफ टिकिंग अ पर्टिकुलर ऑप्शन टू बी करेक्ट, आप एलिमिनेशन राउंड जाओ। मतलब आप एलिमिनेट करो कि 4 ऑप्शन में से पहला ये एलिमिनेट कर देते कि मुझे ये लगता है ये ऑप्शन तो करेक्ट हो ही नहीं सकता, तो उसे एलिमिनेट किया। फिर 3 ऑप्शन बचा, 3 में से फिर देखा
कि कौन सा ऑप्शन इसमें से आपको लगता है कि एलिमिनेट होना चाहिए, उसे एलिमिनेट कर दिया, और अकॉर्डिंगली उसके बाद अगर आपके पास 2 ऑप्शन भी बचता है तो उसमें आप क्या कर सकते हो, उसमें आप जय माता दी कर सकते हो। ठीक है, तो ये एमसीक्यू के लिए 3 बेसिक टिप था, वो आपको बहुत मैटर करता है। और एमसीक्यू का पोर्शन आप ट्राई करना, एमसीक्यू का पोर्शन आप ट्राई करना कि सबसे पहले आप अटेम्प्ट करो विथ वेरी फ्रेश माइंड, आप अटेम्प्ट करो, और उससे क्या होता है कि आपको ये भी एक प्लानिंग करने के लिए मिल जाता है कि आपका रेस्ट ऑफ 70 मार्क्स के लिए आपका कितना टाइम है, क्योंकि एमसीक्यूज में जितना टाइम आपको मिलता है जनरली उससे कम टाइम लगता है, बट सब्जेक्टिव में फिर अकॉर्डिंगली आप उस टाइम का बेनिफिट ले सकते हो। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एमसीक्यूज को अच्छे से पहले एकदम अच्छे से कंप्लीट कर लो। ठीक है, तो ये एमसीक्यूज का पोर्शन था। नाउ गोइंग टू सब्जेक्टिव पोर्शन जो कि 70 मार्क्स का होता है, उसमें आपको क्या ध्यान देना है। तो पहला चीज जो आता है दैट इज सेग्रीगेशन ऑफ योर पेपर। जो 70 मार्क्स है उसको सेग्रीगेट कर लो। तो सेग्रीगेशन कैसा हो सकता है, एक तो ऐसा पोर्शन होगा जिसमें आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो कि ये तो आपको आता ही है। सेकेंड पोर्शन होगा जो आपको ओके ओके टाइप से आता है कि हाँ लिख लेंगे, कुछ पोर्शन आता है और कुछ अपने से बना के लिख सकते हैं। और एक होता है थोड़ा टफ पोर्शन जो कि आपको हो सकता है बिल्कुल ना है, चाहे आपको टॉपिक के बारे में थोड़ा पता है और थोड़ा नहीं पता है, तो ऐसा कुछ हो सकता है कि काफ़ी टफ हो सकता है वो पोर्शन। तो आपका जो स्ट्रॉन्ग पोर्शन है उसको अटेम्प्ट करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। ओके, सो क्योंकि आपका उसमें सब्जेक्ट मैटर बहुत स्ट्रांग होता है और वो सबसे पहले अटेम्प्ट करो। उससे क्या होगा कि आपको कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक है, उससे आपको काफ़ी कॉन्फिडेंस आएगा। तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि पहले आप स्ट्रॉन्ग पोर्शन को अटेम्प्ट करो, फिर ओके ओके पोर्शन में जाओ, एंड देन लास्ट में टफ वन को अटेम्प्ट करना। ये तो एक जनरल सा सजेशन था, ये यू कैन टेक दिस सजेशन फॉर ऑल योर सब्जेक्ट्स। सेकेंड जो इसमें आता है दैट इज नो द सब्जेक्ट, नो द क्वेश्चन। बेसिकली जो आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो उसको अच्छे से जानो। एक पैराग्राफ लिखा हुआ है उसको बहुत अच्छे से पढ़ो, उसको बहुत बारीकी से पढ़ो, उसमें से आपको बहुत कुछ निकल के आ सकता है। ओके, जब आपका एक लेट्स से बैंक ऑडिट के चैप्टर में कोई फ्रॉड से रिलेटेड क्वेश्चन आया है, तो उसमें आपको पता होगा कि बैंक ऑडिट में ऑडिटर का 2 अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। एक तो पर्टिकुलर बैंक ऑडिट से ही रिलेटेड होता है, जो आरबीआई का एक सर्कुलर है जिसमें बोला है कि कोई भी फॉल प्ले इन ट्रांजेक्शन एक्सेट्रा है तो आपको रिपोर्ट करना है। ठीक है, तो दैट वन इज वन जो बैंक ऑडिट से एकदम स्पेसिफिक है ना। उसके बाद आपका क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकता है, उसके बाद आपका ऐसे 240 में रिक्वायरमेंट हो सकता है उसका रिपोर्ट करने का। ओके, उसके बाद आपको देखना पड़ेगा कोई कारों में तो उसका रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको देखना पड़ेगा कुछ कंपनीज एक्ट में अलग से रिक्वायरमेंट रिपोर्ट करने का है कि नहीं। सो ये सब चीज़ें आपको देखना पड़ेगा। तो एक तो होता है कि आप सिर्फ स्पेसिफिक लिख के आ जाओ, बट आप जब रिलेट करते हो, जब आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ते हो, तो हो सकता है आपको 3-4 चीज़ों से कनेक्शन बन के फिर एक अच्छा सा आंसर ड्राफ्ट हो। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप क्वेश्चन को अच्छे से जानो, चाहता क्या है वो क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद सेकंड आता है कि सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट आंसर। जैसे आप बोलते हो ना सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, वैसे आप बोलोगे सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट आंसर। कि इसका मतलब क्या होता है, सफिशिएंसी का मतलब आपका आंसर सफिशिएंट होना चाहिए टू एड्रेस द क्वेश्चन। क्वेश्चन में जो पूछा है उसको एड्रेस करने के लिए सफिशिएंट होना चाहिए। सफिशिएंट का मतलब कहीं से भी मेरा लेंदी नहीं है। सफिशिएंट का मतलब ये है ना कम ना ज़्यादा। ठीक है, उतना बड़ा होना चाहिए, उतने नंबर ऑफ पॉइंट्स होने चाहिए। सेकेंडली एप्रोप्रिएट मतलब जो आप लिख रहे हो दैट शुड बी क्वालिटेटिव इनफ। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सेंस नहीं बनना चाहिए। देखो इसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है। अगर आपका कोई क्वेश्चन सेंस नहीं दे रहा है, आपका क्वेश्चन उसमें उसका मीनिंगलेस हो जाता है बेसिकली, आई मीन टू से आंसर, तो उससे क्या होगा कि एग्जामिनर में एक नेगेटिव इम्पैक्ट आ जाएगा कि जो स्टूडेंट हो उसको सब्जेक्ट मैटर के बारे में अच्छे से नहीं पता है। और हो सकता है अगर आप जितना भी क्वालिटेटिव लिखते हो ना, उससे उसका भी मतलब उस पर भी नेगेटिव इंप्रेशन बन सकता है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएटली सब्जेक्ट मैटर को एड्रेस करो। उसके बाद आता है बहुत सारे स्टूडेंट्स का एक ये क्वेश्चन होता है कि रेफरेंस देना चाहिए कि नहीं, कंपनीज एक्ट का रेफरेंस, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग का रेफरेंस
वगैरह देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। तो यहाँ पे मेरा आंसर ये रहेगा कि पहले तो ये श्योर हो कि आपको पता है कि नहीं। सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट है, बिफोर यू कैन आस्क। आपको सबसे पहले एग्जाम में ये रियलाइज़ करना है कि आपको पता है कि नहीं। अगर आपको नहीं पता है तो आप भूल जाओ, आपको नहीं लिखना है। बट अगर आपको पता है, यू आर 100% श्योर, इट्स ऑलवेज बेस्ट टू गिव द रेफरेंस, इट्स ऑलवेज बेस्ट। तो इसके लिए मैं सजेस्ट करूँगा कि आप पहले से प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि कहीं से भी अगर आपको कुछ एक एड ऑन मिलता है, अगर आपको नॉर्मल एक पिज़्ज़ा है डोमिनोज का और एक चीज़ बर्स्ट है, तो ऑफ कोर्स यू विल गो फॉर चीज़ बर्स्ट इन नॉर्मल सर्कमस्टांसेस, अनलेस यू आर वेरी मच डाइट कॉन्शियस और वो सब चीज़ें नहीं है, तो ऑफ कोर्स यू विल गो फॉर चीज़ बर्स्ट। सो ऐसा ही होता है, वो एक एड ऑन का काम करता है, जो आपका वो बेसिकली जो भी आप एसेस का रेफरेंस देते हो, कंपनीज एक्ट का रेफरेंस देते हो, तो इट्स ऑलवेज बेस्ट टू गिव रेफरेंस। और सबसे इम्पॉर्टेंट एंड टू कंक्लूड ऑन, आप दिखाओ जो दिखाना चाहते हो। दिखाओ जो दिखाना चाहते हो मतलब कि जो भी आपने इंपॉर्टेंट टर्म्स लिखे हैं आपने पॉइंट्स में, लेट्स से आपने एक 8 पॉइंट्स का आंसर लिखा है, तो जो भी की टर्म्स है इन ईच पॉइंट्स, उसको पेंसिल से सेम पेन से अंडरलाइन कर दो। ताकि क्या होता है, कितनी बार, क्योंकि एग्जामिनर के पास बहुत सारे पेपर्स होते हैं चेक करने के लिए, तो वो पूरा जब आप ऐसे अंडरलाइन कर दोगे ना, तो आपका अगर जो पॉइंट का आगे का पोर्शन और पीछे का पोर्शन उतने अच्छे से ड्राफ्टेड नहीं भी है, तो वो सिर्फ की पॉइंट को देख के उसे टिक कर के आगे बढ़ जाएगा वो लाइफ में। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट को एग्जामिनर को बताओ कि मुझे ये पॉइंट पता है, ठीक है। सो ये हुआ कि दिखाओ जो दिखाना चाहते हो। सो इसी के साथ साथ आई गेस एक ओवरव्यू मिल गया आपको कि क्या मंत्रास होना चाहिए ऑडिट का पेपर अटेम्प्ट करने के लिए। सो इसके साथ साथ अगर आपको कोई भी क्वेरीज है तो प्लीज़ डू कमेंट ऑन कमेंट बॉक्स और मुझे रीच आउट करिए। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।